नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का विशेष कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र पटेल। बीजेपी ने जिस सोशल मीडिया लहर का कुछ वर्षों तक आनंद लिया और आनंद लेने के बाद जब वो लगातार इस चीज में पड़ती रही, तब ये साफ तौर पर ही देखने में आया कि किस तरह से सोशल मीडिया का सहारा लेकर बीजेपी जो है लगातार आगे बढ़ती रही और उसके बाद वह अब उसके और ख़ास तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ बहती हुई ये सोशल मीडिया नज़र आ रही है। इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रहे ज़्यादातर मोदी विरोधी पोस्ट उन्हीं के पुराने ट्वीट और भाषणों पर आधारित हैं जो 2014 के संसदीय चुनाव की दौड़ में बीजेपी के अभियान का हिस्सा थे। ये तो सोशल मीडिया पर मौजूद पुराने पोस्ट का ही कमाल है कि लोगों के जहन में आज भी भाजपा के जुमले ताज़ा हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे पेज बने हुए हैं जो बीजेपी के चुनावी वायदों और एनडीए सरकार के काम में जमीन आसमान के अंतर को लेकर लगातार बीजेपी और पीएम मोदी की पोल खोल रहे हैं। किए गए बड़े बड़े लोक लुभावने वादों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी के चुनाव विज्ञापन में बीते वर्षों में अक्सर टीवी सोशल मीडिया पर निराश सी दिखने वाली एक महिला को आप याद करिए। वह इस बात पर दुखी थी कि किस तरह पेट्रोल सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने उसके परिवार को प्रभावित किया है। आजकल सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ यह सवाल पूछा जा रहा है कि यह महिला इन दिनों कहां गायब हो गई है। स्क्रीन पर जो आप ये महिला को देखेंगे, ये आप साफ तौर पर देखेंगे कि ये बीते दिनों बीजेपी के चुनाव प्रचार के दौरान ये महिला का वीडियो आया था। उसके परिवार को किस तरह से बढ़ी हुई कीमतों से प्रभावित थी, देखिए जरा क्या कहती थी ये महिला। पेट्रोल डीजल के दाम, हर डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए। पेट्रोल डीजल के दाम, हर डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए। इसी तरह बड़े पैमाने पर अखबारों से लेकर रेडियो और टीवी पर छाए रहने वाले बीजेपी के मीडिया अभियान का हिस्सा रहे विज्ञापन भी आजकल काले धन, महंगाई, आतंकवाद और नोटबंदी जैसे मुद्दों पर राजनीतिक गीतों के लिए बड़ा काम के साबित हो रहे हैं। आपने बोला डिमोनेटाइज, पूरा नेशन कट टू साइज, काले धन पे है अटैक ये अनाउंस कर दिया। जब लगी लंबी लंबी लाइन आपने बदली अपनी लाइन, जब लगी लंबी लंबी लाइन आपने बदली अपनी लाइन। कैशलेस है प्रोजेक्ट ये प्रोनाउंस कर दिया। मोदी जी के जो देश की बिल्कुल देखिए, बीजेपी के नारे अब की बार मोदी सरकार अक्सर बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, बहुत हुआ घोटालों का व्यापार जैसे चुनावी नारों के साथ हर जगह सुनाई देते थे। इस तरह के नारे आजकल सरकार की आलोचना करने वाले के खूब काम आ रहे हैं। आखिर क्यों बीजेपी के खिलाफ जाने लगी है सोशल मीडिया की लहर, इसी पर बहस करेंगे और देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं से सवाल तो पूछेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जी और साथ में बीजेपी से पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा जी। तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। शंकरलाल तिवारी जी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि सोशल मीडिया पर जो जुमले पहले मोदी साहब जो बोलते थे, अब वही जुमले फिर एक सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, लेकिन उसका नेगेटिव देखने में आ रहा है। मेरा ये विपक्ष है, विपक्ष का काम है वो सरकार के बारे में, और वर्तमान में तो समूचा विपक्ष का टारगेट सिर्फ नरेंद्र मोदी है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जनप्रिय है, नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है,
नरेंद्र मोदी देश की आशाओं और आकांक्षाओं का आम आदमी के एक सपना है और उसकी वो पूर्ति कर रहे हैं। और इस नाते मेरा सोच ये है कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से और पुरानी पोस्टें डालने से कोई बहुत अंतर इसमें आएगा ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुस्थिति ये है कि कांग्रेस और वामपंथियों का प्रायोजित प्रयास है जो वो व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से कर रहे हैं। और कांग्रेस बची ही ट्विटर और व्हाट्सएप में, जमीन में कहीं बची नहीं। पोलिंग स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, गांवों के लेवल में कहीं भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रह गए। कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी बची है और कंफ्यूज पार्टी है, उसके नेता कंफ्यूज हैं और इसलिए वो अपने दम गलत करने के लिए कुछ गड़े मुर्दे, कुछ पुरानी बातें और ये सब निकाल करके इन प्रकार एक ही मंसूबा और एक स्वप्न देख रहे हैं जो दिवा स्वप्न है, वो है कि मोदी जी की छवि खराब करने का। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी के आने के पहले देश में आतंकवाद की क्या स्थिति थी, क्या हालत थी? बस स्टैंड में, बाजार में पटाखे फूटते थे, बम फूटते थे, बाजार करते हुए, मार्केट करते हुए महिलाएं बच्चे मरते थे। आज देश के अंदर मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद और सीमाएं जितनी मुस्तैदी के साथ सुरक्षित हुई है। बिल्कुल तिवारी जी, आपने जो जवाब दिया उसका जवाब जो है मैं आरिफ भाई से ले लेता हूं। आरिफ जी, जब भी ऐसी कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर आती है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी साफ तौर पर आप पे निशाना साध देती है कि कांग्रेस का काम है। देखिए, मैं सुन रहा था तिवारी जी के ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ लाए। मतलब उन्होंने खुद मान लिया कि पहले उनके नेताजी झूठ बोलते थे और वो उखाड़ने की बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो उनके नेताजी ने पहले जो आरोप लगाए झूठ बोलने के, पहले वो उसकी सफाई दे दे। दूसरी बात, जो महंगाई के बाद इन्होंने एक बात कही है आतंकवाद की, तो पुलवामा किसके टाइम पे हुआ? पुलवामा की घटना देश भूला नहीं है। और कौन सा आतंकवाद खत्म हो गया? नोटबंदी के नाम पे इन्होंने कहा था कि नोटबंदी करके हम आतंकवाद समाप्त कर देंगे। उसके बाद कितनी घटनाएं हुई देश जानता है। और देश इसका सवाल इनसे भी पूछेगा और इनके नेताजी से भी पूछेगा, राष्ट्रीय नेताओं से। कोई इनसे चोरी छुपी बात नहीं है। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने विपक्ष के रूप में वो मुद्दों को उठाया है जो जनता के मुद्दे। कांग्रेस के नेता ने वो बात उठाई है जो जनता को मदद करने वाली बात है, जो गरीब भुगत रहा है। इनसे ये पूछो कि आतंकवाद की चर्चा तो होती रहती है और होती रहेगी, पुलवामा का ही जवाब दे दे। बाकी घटनाएं तो हमारे दौर में जो हुई है उसका हमने जो करा वो पूरा देश जानता है। और आप जो 56 इंच की छाती लेकर आए थे, क्या आपने करा वो भी सबको मालूम है। चीन ने हमारे साथ क्या बर्ताव कर रहा है और क्या हो रहा है वो भी सबको मालूम है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि इससे हटकर हम बात करें विकास पर। जिस नारे को आप लेकर आए थे, जिस महंगाई को आप लेकर आए थे, 2G 3G घोटाले को आप लेकर आए थे, काले धन को लेकर आप आए थे, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए आप आए थे, वो सारी चीजें कहाँ हैं? 15 लाख का जो आश्वासन दिया था वो कहाँ है? नौजवानों को करोड़ों में रोजगार देंगे। आज 7 साल में करोड़ों नौजवानों को रोजगार से निकाल दिया, उसका जवाब देंगे? जो महंगाई हमारे जमाने में जो पेट्रोल 70 रुपए था वो आज 100 पार हो गया। हमारे जमाने में आरिफ भाई, आप क्या मानते हैं आरिफ भाई कि जो बीजेपी के लिए नारा जो था वो एक ताना बन गया है? उन्होंने नारा दिया था अब की बार बहुत ही महंगाई की मार मोदी सरकार। क्या लगता है कि ये सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से पहले एक ट्रेंड बना था वही अब घटते क्रम में आता जा रहा है बीजेपी के लिए आपकी नजर में? बिल्कुल आपने बात सही कही। वो ट्रेंड इन्होंने ही बनाया था और इन्हीं का ट्रेंड अब इनके उल्टा गले में जा रहा है, क्योंकि जो सच्चाई है वो छुपाई नहीं जा सकती। कोरोना की महामारी को और महंगाई को ये लोग कितना ही ढकना चाहेंगे, आतंकवाद के नाम पे, नफरत के नाम पे, दंगे फसाद के नाम पे, जनता भूलेगी नहीं। जो अर्थियां उठी हैं लोग उसको भूलेंगे नहीं। जो महंगाई की मार आज गरीब हमारी माँ बहनें झेल रही हैं, घर में चूल्हा जलाने को गैस नहीं है, वो जो आज झेल रही हैं, और जो बेईमानी इन्होंने झेल रही है और जो बेईमानी इन्होंने जनता के साथ करी है उसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। तिवारी जी, आपने विधायक जी की बातें सुनी,
क्या आपको नहीं लगता वास्तव में कि एक महंगाई ये मुद्दा बन चुका है कि जो मोदी जी की पहले छवि थी सोशल मीडिया के जरिए वो डाउन करने की कोशिश की जा रही है, अब आपका नारा ही आपके ऊपर ताना बनता जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न मोदी जी की छवि को कुछ होने वाला है और न इनके ये झूठ परोसने से आम आवाम में कोई फर्क पड़ने वाला है। मैं भाई साहब की, अपने आरिफ भाई साहब को नमस्ते करता हूँ। उनने पुलवामा की बात करी। पुलवामा की घटना हुई, चोरों की तरह, कमीनों की तरह, गद्दारों की तरह जब पड़ोसी देश के और आतंकवादी करते हैं वो चोरों की तरह करते हैं और जयचंदों की तरह करते हैं। पर के बाद जिस तरह का एक्शन भारत की सरकार ने लिया और पाकिस्तान की छाती में कीला गाड़ करके और वहां जा करके जिस तरह से हमारे बहादुर नौजवान ने और उनको सबक सिखाया, मैं सोचता हूँ कि उससे दुनिया बहुत चक्क रही और दुनिया ने भारत की शक्ति का लोहा माना और फौज के नौजवानों का लोहा माना। यह आपने जो राजनीतिक शक्ति तो हम भी करना चाहते थे, लेकिन पुलवामा की घटना की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। आप पुलवामा बोल रहे थे, मैंने बीच में आरिफ जी नहीं बोला था भाई साहब। तिवारी जी अपन मुद्दे से भटक रहे हैं। अपना सवाल सिर्फ ये है भाजपा के ऊपर की घटना की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, ये मैं याद दिला रहा हूं। तो सुनिए, मैं बात कर रहा हूं, आपने पुलवामा कहा, मैंने उसके बाद जो एक्शन हुआ पाकिस्तान के खिलाफ मैंने उसकी चर्चा की। कोई रिपोर्ट आप जानते तिवारी जी अपना तिवारी जी सवाल ये है, दुनिया के लोगों को मालूम है कि पुलवामा के हमले के बाद भारत ने जो आप 56 इंच की छाती बता रहे हो, आपको ताने मारना है। तिवारी जी सवाल अभी ये है कि सोशल मीडिया पर बीजेपी की छवि आखिर कम क्यों हो रही? क्यों बीजेपी को लेकर चुटकुले बन रहे हैं? क्यों व्यंग हो रहे हैं? क्यों इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं? क्यों पुराने उनके जो मोदी जी बोलते थे कि पेट्रोल के दाम, बीजेपी प्रदर्शन करने बैठ जाते थे, राजनाथ सिंह बैठ जाते थे, अब वही वीडियो सामने आ रहे हैं और पेट्रोल के दाम दिखाए जा रहे हैं। सवाल अभी ये है कि सोशल मीडिया पर क्यों बीजेपी को लेकर इस तरह के व्यंग सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आंकलन कहां से आ गया कि छवि खराब हो रही है, मैं नहीं मानता। ये बेमानी आंकलन है, पर मैं आपको बता रहा हूं। अभी आरिफ साहब कह रहे थे मेरे कि बेरोजगारों को बेरोजगारी के मामले में बोल रहे थे। मैं पूछ रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने रही और 15 महीने में आपने भी आंदोलन किया था, आपने भी पेट्रोल डीजल के दाम वचन पत्र में घटाने की बात करी थी और आपने घटाया तो एक ने पैसे नहीं, ऊपर से 15 महीने के भीतर आपने सेस बढ़ा दिया। आप बेरोजगार नौजवानों की बात किस मुद्दे करते हैं? आपने अपने वचन पत्र में कहा था कमलनाथ जी जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन किसानों का कर्जा माफ करेंगे और बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे। आपने किसी एक को बेरोजगारी का भत्ता देना शुरू किया हमने। अरे आप कहाँ दिया? एक को नहीं दिया, भत्ता देना शुरू करा। फर्जीवाड़े से कुछ नहीं होने वाला। ये क्या मैं बोलता नहीं हूँ, आप बोल रहे हैं तो ये डिबेट का रस नहीं निकलेगा। किसानों से बिजली के बिल दुगने लोगे, आपके किसानों के अंदर खलिहान में गेहूं सड़ जाएगा, आपका जो है किसान गेहूं बेचने जो है किसान गेहूं बेचने के लिए लाइन लगा के सड़कों पे पड़ा रहेगा। उसके लिए तिवारी जी आपके इलाके की घटना है, आपके इलाके की घटना है। किसान रात पड़ा रहा, आपने किसान से खरीदी नहीं करी। आपने जो कहा था कि मैं दाम बढ़ा के दूंगा, वो दाम आज तक कहाँ बढ़े? हमने तो किसानों का कर्जा माफ करा। इसलिए आप बड़ी बड़ी बातें मुर्दा कांग्रेस, अगर ये झूठे शंकर लाल जी, जो आप कह रहे थे शंकर लाल जी, मैं एक सवाल आरिफ भाई डाल रहे थे। अगर व्हाट्सएप और ये झूठे हैं तो आपका भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल से पूछिए, जो उन्होंने हजारों रुपए देखे पूरा के पूरा एक आईटी सेल का निर्माण करा और एक बड़ा ताना बाना चुन के व्हाट्सएप और एफबी के ऊपर फेक आईडी बनाकर भी काम कर रही है। हमारी जानकारी बहस एक सार्थक होनी चाहिए। मैं एक छोटे से आपसे एक सवाल के बाद वापस आरिफ जी के पास आऊंगा। तिवारी जी, क्या आपको नहीं लगता कि महंगाई दर इतनी बड़ी है कि नारा ही ये जो मैंने अभी फिर कहा कि एक ताना बन गया है? ऐसा नहीं लगता कि इससे भाजपा सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ जो गिर रहा है, या आपको बिल्कुल नहीं लगता इस तरीके से? के लिए और सतही नजर में निश्चित रूप से महंगाई की मार है, पर देश की आम आवाम समझ रही है कि कोरोना के कारण दुनिया 10 वर्ष पीछे चली गई आर्थिक रूप से।
और इसलिए आर्थिक दबाव है, पर इसके बावजूद भी नवंबर तक फ्री खाद्यान्न गरीबों की देने की बात करी है। 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त चिकित्सा की बात करी है। जगह जगह ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, कोरोना जगह पे जगह आ गए, स्वास्थ्य सुविधाएं काले धन बढ़ाई की जा भी तो रही है। बात करी थी तिवारी जी। हाँ, करी थी काले धन की बात, कहाँ है काले फिर? धन की बात करी थी, और काले धन पर भी बहुत बड़ा काम हुआ है नोटबंदी करके, जिसमें कांग्रेस के लोग छाती पीट रहे हैं, क्योंकि इनका काला धन भी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हो, चाहे समाजवादी दल के, और चाहे मेरी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी कही जाती है, इसलिए मैं भी कह देता हूं, इनके सबके काले धन में कहीं ना कहीं बट्टा लगा है। और इसलिए आज भी हर सांस में नोटबंदी बोलते हैं, विषय कोई हो ये नोटबंदी बोलने लगते हैं। आरिफ भाई, मैं आपके पास आने के पहले मैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोदी के पुराने भाषण क्या भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जो सोशल मीडिया की एक लहर चल पड़ी है कि उनका जो ग्राफ लगातार जो था वो पहले बढ़ रहा था, अब नीचे डाउन होता जा रहा है? आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, आज ही एक जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग तो मोदी जी वर्ल्ड में 66% लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी बहुत ही ज्यादा चीजें उनकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। सत्ता पक्ष के लिए हमेशा जुमले और बयानबाजी चलती रहती है, परंतु दोनों पक्ष, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जुमले के साथ साथ अगर सटीक और तर्क संगत चीजें अगर पोस्ट की जाएं तो वो जनता के हित के लिए और समाज के में जो देश विरोधी चीजें, अराजक तत्व जो चीजें आती हैं उसके लिए रोकने वाली होंगी। तो मेरे हिसाब से जुमले तो सत्ता पक्ष के लिए हमेशा बनते ही हैं, परंतु सत्ता पक्ष को चाहिए कि महंगाई की जो दर अभी बढ़ रही है, विपक्ष भी अच्छे तरीके से मुद्दों को उठाए, परंतु उसमें कहीं भी असामाजिक चीजों का दुरुपयोग और सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल अभिषेक जी जी जी। आरिफ भाई, देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर जातिगत टिप्पणी करते हुए सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बगैर सोचे समझे दिए गए भड़काऊ बयान अक्सर राजनेताओं के पीछे भूत की तरह चिपक जाते हैं, ये आप भी जानते हैं। कुछ यही हाल उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी के साथ भी हुआ। अपने दूसरे कार्यकाल के खत्म होने से पहले हामिद जी ने एक नहीं बल्कि 2 बार अलग अलग जगह ये कहा था कि देश के जो मुसलमान हैं वो असुरक्षित हैं। क्या आप भी ये मानते हैं? आप भी उससे आते हैं? देखिए, मैं तो अभी बात करूंगा महंगाई के ऊपर, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया और महंगाई पर चर्चा है जी। मैं चाहता हूं कि बात उस पर होना चाहिए, और ये उनका बयान है, इस पे उन्होंने सफाई भी दी है, उन्होंने अपने वक्तव्य भी दिए हैं, इस पे उन्हीं से बात की जाए। मैं केवल इतना चाहता हूं कि देश को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं। काले धन की बात आई है, काला धन ले लिया, क्या इनसे पूछा जाए किसका काला धन जब्त हुआ, ये बताएं। 7 साल से सरकार इनकी है, ये अभी बोल रहे थे कि दीगर पार्टियों के पास ये भरा पड़ा था और ये था। मैं सुन रहा था वॉइस कम आ रही थी शंकर लाल जी की। तो भैया, आपके पास 7 साल से सरकार है, आप ममता बनर्जी को तो बार बार घेर रहा हो, बार बार सीबीआई के छापे मार रहा हो, पूरे चुनाव में आप उसको सीबीआई का डर दिखाते रहे। तो अब आपकी सीबीआई और आपकी सेंट्रल एजेंसी क्या कर रही है काला धन जिनके पास है? तो बात यह है कि इन्हें स्वीकार करना चाहिए कि जनता के अंदर त्राही है। ये समय नहीं है कि इस समय में हम खिलवाड़ और राजनीतिक बातें करें। सच्चाई ये है कि जनता इस टाइम बेपनाह परेशान है, सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग परेशान है, जिसके पास आज खाने को नहीं है, महंगाई हो चुकी है, वो मांग भी नहीं सकता, वो किसी के पास जा भी नहीं सकता अपने बात कहने। ऐसा वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, उसकी तरफ ध्यान दे। वही वर्ग परेशान है, उसी ने उस पर नहीं देंगे। बात कर रहे हैं इधर उधर की, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। अभी कोरोना की बात करो तो कोरोना में इनसे पूछो इन्होंने कोरोना में करा क्या है। बात देश की कर रहा है। अभी मैं सुन रहा था कि पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था गड़बड़ है। अरे तो कोरोना के दौरान पूरी दुनिया के लॉकडाउन में सारे देशों की लिस्ट उठाओ आप, प्रत्येक नागरिक को आर्थिक मदद देश के अंदर की है वहां की सरकारों ने।
एक हिंदुस्तान और एक मध्य प्रदेश है जिसने ऐसे संकट के समय में सारे टैक्स जनता से वसूले हैं। इवन दे मेडिकल के ऊपर भी 26% जीएसटी लिया है मध्य प्रदेश के अंदर। ये शर्म की बात नहीं है? शंकर लाल जी, जी भाई साहब, शर्म की बात बोल रहे हैं विधायक जी। देवेंद्र जी विपक्ष में है, उनको शर्म आए ना आए, हमको शर्म वो हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि आनी चाहिए, और न उन्हें शर्माने की जरूरत है और न हमने ऐसा कोई काम किया कि हम शर्माए। हम आपको बताएं कि कोरोना के संकट के कारण गरीब ठेले वाले, गरीब खुंचे वाले, सड़क में दुकान लगाने वालों के खाते में 10-10 हजार रुपए मोदी और शिवराज सिंह की सरकार ने डाले। अभी 1-1 हजार रुपए मोदी और शिवराज सिंह ने डाले। इसके पहले 10 लाख डाले काल में एक आध खाता बताएंगे क्या तिवारी जी? एक आध खाता बताएंगे 10 लाख डाले? देश के सभी ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा एक होगा। आध खाता बताएंगे तिवारी जी 10 लाख का? अरे भाई, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ तो आप याद करके मुझे बताइए। जैसे मैं बोल नहीं, आपने बोला 10 लाख, तो मैं उसका पहले जवाब तो ले लूंगा आपसे। आपने 10 लाख का बहुत बड़ी बात कही है। नहीं, आप बोलिए। आपने कहा ठेले और खोचे वाले को 10 लाख डाले। 10 हजार रुपए खाते में मोदी जी ने डाले। 1-1 हजार रुपए अभी आपने 10 लाख कहा था तिवारी जी। 500 रुपए लगातार 8 महीने तक महिलाओं के खाते में, जनधन खाते में उसको भी आपने कर्जा दिया 10,000 के खाते में। अब आप सुधार कर लीजिए, इसलिए मैंने आपको टोका था। और वो 10 लाख नहीं 10,000 था, वो 10,000 भी कर्जा है। नहीं, आपके लिए 10,000 ऋण कोई दिया है मायने नहीं आपने। रखता। आपकी माली हालत बढ़िया है, पर 10,000 रुपए गरीब के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। कर्जा जो दिया, खुद का कर्जा ठेला लगाता है उसके लिए ऋण दिया है आपने। ये प्रत्येक बात आपने सुनिए। छोड़े वालों, दूसरी बात खोचे में वालों देखिए, को दिया, भाई साहब देवेंद्र तो वो जी, आपने कर्जा इनको दिया। समझाइए बीच और मैं में। आपसे ये कह रहा हूँ तिवारी जी, मैं आपका सम्मान अरे करता हूँ। आपने कह लिया है। आप तो अब बेचारे, अब मैं आप आपकी क्या क्या करूँ, अब सुनूं? आप पूर्व विधायक हो आप गए। झूठ का पुलिंदा आपको वैसे ही बोल आज रहे की हैं। तारीख में कोई आपके पूछा नहीं पास जा में रहा, बोलने के लिए कुछ है, लेकिन मेहरबानी करके कुछ है। जनता की आप तरफ बाजार जाइए। में आप जाके पता लगाओ। जनता की तरफ जाइए। आपकी जनता ही आपसे सवाल कर रही है कि मेडिकल पे जीएसटी दिया है, जीएसटी। तिवारी करने जी, के लिए केंद्र सरकार तिवारी सारे जी, उपाय कर रही है। फिर मुद्दे और से उसके भटक रहे हैं नतीजे अपन। है कि तेल के और दाल के दाम घटे हैं। तेल के और दाल के दाम घटे हैं और उसके लिए सोशल मीडिया की यहाँ पे कब घट गए? सवाल चल रहा है, उसी तेल पर के चल और रहा दाल के दाम कब घट गए? तिवारी जी, मैं आपका ध्यान इस ओर लेकर आता हूं कि भारत सरकार और ट्विटर के बीच एक तनाव की स्थिति भी पैदा हो गई है, आप भी जानते हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि ट्विटर दोहरे मापदंड अपना रहा है। ट्विटर भी एक सोशल मीडिया का हिस्सा है, तो ट्विटर की ओर से ये कहा गया है कि वो लोगों की अभिव्यक्ति की आवाज बनता रहेगा। क्या अब अपनी टूटती छवि को बचाने के लिए केंद्र सरकार ट्विटर से भी दो हाथ करने को तैयार है? क्या अब इसका जवाब हाँ ही माना जाए आपकी तरफ से कि कुछ और माना जाए? नहीं, दिल्ली में शाहीन बाग जैसे आंदोलन विदेशियों के इशारे में हो, जेएनयू के द्वारा देश विरोधी और भारत माता को गाली देने वाले, तिरंगा का अपमान करने वाले माने पोस्टर डाली जाए, अगर ये लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है तो मैं सोचता हूं सर्व करना चाहिए जो लोग उनकी वकालत कर रहे हैं उनको। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, कोरोना काल में कांग्रेस ने क्या किया? अभी आरिफ भाई कह रहे थे इतना बड़ा, अभी ट्विटर की बात कर रहे हैं सर, ताजा मुद्दा है सर, उस पे बात करिए ना सोशल मीडिया पे। वो बोल रहे थे कोरोना पर क्या किया हमने, कोरोना पर वैक्सीन पे भ्रम फैलाने का पाप कांग्रेस के नेता ने किया। लोगों को वैक्सीन बननी शुरू, बराबर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, बराबर राहुल गांधी, ये तो आप मुद्दे से भटकर आप वैक्सीन दे नहीं पा रहे, आप वैक्सीन दे नहीं पा रहे। राहुल गांधी जी की डिमांड को आपने बाद में माना है और अब आप ये कह रहे हैं कि हम लोग हम नहीं फैला रहे। आपका प्रवचन सुनूंगी तो लोगों से कह रहे, हमारा नेता तो अपील कर रहा है। आपका नेता कौन सा नेता? आपका नेता ने कहा था कि ये हमारा एक ही नेता है, राहुल गांधी। अब तो सारे कांग्रेसी लाइन में लग के वैक्सीन लगवा रहे हैं, पर राहुल गांधी ने क्या कहा था? अन्य विपक्ष के नेताओं ने, अखिलेश ने क्या कहा? आपको याद होना चाहिए, उन्होंने कहा था फ्री वैक्सीन दीजिए। राहुल गांधी ने कभी मना नहीं करा। फैलाई है आपने, गरीब जनता को
मौत के मुंह में ये डालने का भ्रम काम आप किया। फैला रहा। पहले आप ट्विटर का तो जवाब दो। आप जो सवाल आपसे करा तिवारी जी, बिल्कुल, मैं भी इधर मत भटको आप। आतंकवादी अभी आपको राजनीतिक विरासत में और समय लगेगा दोबारा आने में। आप अभी इधर जवाब दे पहले। अगर दुरुपयोग करेंगे तो उसके लिए सरकार सख्त कानून बना रही है, तो बनाए। अरे भाई, मैं वही सवाल आपसे दोबारा दोहराता हूं। ट्विटर का ताजा मुद्दा चल रहा है, आप भी जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी फिर से पूछा था कि सरकार की ओर से कहा गया है कि जो ट्विटर अपने दोहरे मापदंड का काम कर रहा है, लेकिन ट्विटर ने साफ तौर पर कह दिया कि वो लोगों की अभिव्यक्ति की आवाज़ बनता रहेगा। क्या अब यही सवाल मेरा आपसे दोबारा है कि क्या ये नहीं लगता है कि सरकार और ट्विटर के बीच जो है अब दो हाथ करने को तैयार हो गए? 14 का चुनाव लड़ा जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ट्विटर और व्हाट्सएप को अपना और फेसबुक को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म कह रही थी। बिल्कुल, है ना। जब इनकी वाहवाही हो रही थी तो प्लेटफॉर्म के अंदर लोकतंत्र दिख रहा था। यूपीए की सरकार के खिलाफ जब बात चल रही थी तब लोकतंत्र दिख रहा था। हमने ट्विटर को बंद करने का नहीं कहा। अब आज जब जनता ट्विटर के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने सारे आंदोलन बंद कर दिए कोरोना के नाम पर, सब जगह पूरे देश में 144 लगी है, धरना हो नहीं सकता, पब्लिक घर से निकल नहीं सकती, अखबार छाप नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बचा है। अब जब सरकार की आलोचना, तिवारी जी सवाल का जवाब लेने दीजिए। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? कराने वालों को ट्विटर में खेलने देंगे विदेशी इशारों पे? बिल्कुल नहीं खेलने। तिवारी जी उनको जवाब तो देने दीजिए, आपके पास भी आऊंगा मैं। आरिफ भाई, मुझे जवाब देने दो। तब तो आपने उनको नहीं समझाया था देवेंद्र जी। ट्विटर पे कुछ बोल रहे थे आप, इनको बोलने दीजिए। क्या है, अच्छा कुछ थोड़ा बोल लें, आज कुछ कवरेज हो जाए तो आज ये कुछ नेताओं को भेज दे तो कुछ काम आ जाएगा। खैर, आप दोनों से हटके मैं हमारे अभिषेक शर्मा जी के पास आऊंगा। अभिषेक जी, ताजा मामला है ट्विटर का और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो चल रहा है, आप भी भली भांति अवगत हैं। इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, अभी एक सोशल मीडिया एथिक्स कोड बनाया गया है 2021 में, जब आईटी में रविशंकर जी ने इसका प्रस्ताव पारित करवाया था। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तो इसमें ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर जरूर ये है कि इतने फर्जी अकाउंट्स बन रहे हैं और इतनी असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई, जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में के लिए एक प्रिंट मीडिया के लिए पीआरबी एक्ट बने हैं, उसी प्रकार सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है कि इन पर भी एक सख्त कदम उठाए जाएं। और जो फर्जी अकाउंट्स लोग बना के किसी दूसरे के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं, आज ही एक ठगी का मामला आया है। OLX पर जो है अपने जो है सामान बेचने के नाम से 2 लाख रुपए लोगों ने ठग लिए। एक ऐसे ही वाक्य आया कि आपने भी देखा होगा कि हमारे कश्मीर में फलाना हो गया है और वहां पर जो है हंगामा कर दिया, किसी ने भी ट्वीट कर दिया। तो इन सब जो गतिविधियां हैं, मामलों को पकड़ने के लिए ट्विटर पर जो शिकंजा कसा जा रहा है, शिकंजा मतलब जो उस पर जो दबाव बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ठीक भी है, परंतु इतना भी दबाव नहीं बनाए कि उससे स्वतंत्रता का हनन, लोगों को अपनी भावनाएं रखने का एक प्लेटफॉर्म जो है वो फेसबुक और ट्विटर बहुत अच्छी तरीके से निभाता है। आज जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वो ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से ही जनहितैषी योजनाओं को प्रचारित और प्रचारित कर रही है। तो मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं थोड़ा अंकुश लगाना है, जरूरी है ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर, जिससे कि जो फर्जी अकाउंट्स है उस पर रोक लगे। नहीं कि इसका गलत इस्तेमाल। जी आरिफ भाई, मैं एक बात बोलूंगा, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि अंकुश लगना चाहिए, लेकिन अंकुश तो लगा है ना थोड़ा। अगर ट्विटर या फेसबुक पे कोई गलत कमेंट्स डालता है तो हम उस पे सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करते हैं। बिल्कुल, अगर कंप्लेंट आती है तो उस पे FIR लॉन्च होती है। उस पे तो अंकुश है ना। अब अगर समस्या ये है कि अगर हम सरकार की, ये आप बात समझिए कि अगर हम सरकार की आलोचना करना चाहते हैं सरकार ने, और हमें लग रहा है कि सरकार ने ये जो विकास का वादा करा था, जो नौजवानों को रोजगार का वादा करा था, जो महंगाई को कम करने का वादा करा था, हमने सोशल मीडिया पे
पर हमने पाकिस्तान वो वीडियो तो मत बोलिए। देखे, स्मृति ईरानी जी और हमने स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, हमने अरुण जेटली जी, इनको विरोध करते हुए आंदोलनों के माध्यम से और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बार बार महंगाई पे यूपीए के खिलाफ करते हुए देखा। अगर उन तस्वीरों को आज चला के याद दिलाना चाहते कि ये आप ही लोग हो, आपने 70 रुपए पे हमारा विरोध करा था, नहीं होता। आपने तेल के दाम पे विरोध करा था, आपने रसोई के गैस के दाम पर विरोध करा था। तो मैं नहीं समझता कि ट्विटर पर यह करने से कोई हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या अव्यवस्था कर रहे हैं या हम गलत प्रचार कर रहे हैं। हम तो इनकी बात आज की तुलना याद दिलाकर ट्विटर पर कर रहे हैं। क्या गलत है, क्या कानूनी गलत है? ये तो स्वतंत्र राइट है हमारा। लोगों ने, जेएनयू के छात्रों ने क्या किया था? तिवारी जी एक अंतिम सवाल लूंगा, समय की अरे पाबंदी। अभी इधर उस पर मुकदमा लगा, उसका उस जवाब पे तो मैं मुकदमा आगे लगा, दूंगा। जेएनयू के लड़कों पे मुकदमा लगा, निर्दोषों पे भी लगा। तिवारी जी एक अंतिम सवाल लूंगा, उसके बाद आरिफ भाई से उसका जवाब लूंगा। तिवारी जी, जाति को लेकर मेरा एक सवाल है कि अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी की एक सूची जारी होती है जिनके नाम के आगे जाति का जिक्र कर दिया जाता है, वो भी सही तरीके से नहीं किया जाता है, उसको भी जरिया बना के सोशल मीडिया पे डाला जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि वीडी शर्मा जी एक वरिष्ठ नेता हैं और एक नेता इतना समझदार होकर कि उसको मालूम है कि ये एक इशू बनेगा, उसके बावजूद सोशल मीडिया पे डाल देना, उसका इशू बनना और उसको वापस ले लेना, इसको किस नजर से देखते हैं आप? कि ये एक जरिया नहीं रहा? ये बड़ी सामान्य सी बात है। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं हो तो हर विषय में अपना घर नहीं देखती है, बीजेपी की आलोचना पे लग जाती है। ये बड़ा सामान्य सा मामला था। आपको भी देवेंद्र जी मालूम है कि अधिकतम अपने यहाँ जाति सूचक शब्द शंकर लाल तिवारी, देवेंद्र जी पटेल, आरिफ मसूद, इस तरह उपनाम के रूप में जाति यहाँ देश में चल रही है तमाम प्रदेशों में। और एक सूची बनी बनाई रही होगी प्रमुख कार्यकर्ताओं की, जिसमें से जो लोग लिए गए कमेटी में वो नाम चले गए, पर उसमें कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। और अगर कांग्रेस को इससे कोई बड़ा लाभ मिलता है तो कांग्रेस ये गिल्ली डंडा खेलती रहे, हमें कोई लेना देना नहीं। और हमारे यहाँ जातिवादी का कोई नहीं है। हमारे यहाँ आज देखिए, आज भी कांग्रेस जिंदगी भर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मसीहा बनी रही, पर सबसे ज्यादा विधायक अनुसूचित जाति जनजाति के, सबसे ज्यादा सांसद अनुसूचित जाति जनजाति के भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान से जीते। आज शंकर लाल जी, क्या आप ये नहीं मानते किसी की छवि को गढ़ना हो या किसी की छवि को तोड़ना हो, उसका सोशल मीडिया पे उसका एक अहम योगदान रहता है सोशल मीडिया का? ये मानते हैं? अभी एक बड़ी अच्छी बात आदरणीय पत्रकार बंधु, वरिष्ठ पत्रकार है मेरे मित्र, उन्होंने कही थी कि यदि बात तथ्यात्मक होती है, बात रचनात्मक होती है, बात देश के हित में होती है, फिर वो आलोचना ही क्यों ना हो, उसको जनता ध्यान देगी, जनता ध्यान देती है। पर अगर बात जेएनयू की होती है, बात जो है आतंकवादियों को मदद करने की होती है, बात दंगे फैलाने की होती है और ट्विटर का उपयोग, व्हाट्सएप का उपयोग पाकिस्तान जिंदाबाद करने पे होती है, कश्मीर में तिरंगा जलाने की होती है, तो ये आम जनता पर असर नहीं पड़ता। कांग्रेस अपनी कब्र खोद रही है इस तरह की बातों का समर्थन करके। बिल्कुल। आरिफ भाई एक अंतिम टिप्पणी आपकी तरफ से इसी पर। देखिए, मैं तो जातिगत इस तरह लिखने का बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ कि मैंने कभी अपने आप पक्षधर नहीं है, दिग्विजय सिंह क्या है कि ऐसा लिखा जाए। ये पहली बार देख रहा हूँ कि ये लिखा जा रहा है कि आपको ये बताना पड़ रहा है कि आप कौन सी जाति के हो। लेकिन ये इनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो जैसे चाहते हैं जैसे चलाएं, क्योंकि अभी तो इनके यहाँ इतने महाराजा भी आ चुके हैं। प्रधानमंत्री का विरोध जाति सूचक शब्दों से करें कांग्रेस के ये तो अपनी देश के प्रधानमंत्री, देश के सम्मान को उनकी जाति के आधार पर उनको उनके विरुद्ध विस्मरण करें। इस देश की एक बड़ी महान संस्था है, इसने बहुत अच्छे छात्र भी इस देश को दिए, जिन छात्रों ने आगे चल के बहुत कुछ देश को दिया है। और कभी भी देश को देने वाली संस्था में अगर कोई व्यक्ति गलत निकल जाए
एकाध व्यक्ति, तो उस व्यक्ति से उस संस्था को बदनाम नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों को छुपाने के लिए शुरू से ये काम करती रही है कि केवल जातिवाद में बांटकर ही तो ये राज कर रहे हैं। तभी तो ये विकास पे चर्चा नहीं करते, तभी तो आप बार बार कह रहे हैं ट्विटर पे कर लो, नहीं करते, महंगाई पे नहीं करते, ये उन चीजों पे कभी चर्चा नहीं करेंगे। ये कोई चुनाव अब लड़के दिखाएं, मोदी जी चुनाव विकास के नाम पर लड़के दिखाएं, जनता इसको सबक सिखाएगी। चर्चा करें ईमानदारी से, विकास के ऊपर करें, कोरोना पे करें। मौतों का आंकड़ा जो सरकार छुपा रही है उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? जो सरकार प्रदेश के अंदर मेडिकल व्यवस्थाओं पे जीएसटी लगा रही हो, जो सरकार 3 महीने का राशन देकर ये कह रही हो और पोर्टल खोल के 2 दिन में पोर्टल बंद कर दे रही हो, क्या 3 महीने का उम्मीद नहीं, करोगे? 8 महीने का है, 8 महीने का, मार्च से नवंबर अरे तक। दिया 3 महीने, वो भी बाजरा। तिवारी जी पूछो ना गांव में जाके, आजकल आप घर पे रहने लगे तिवारी जी, मुझे लगता है आजकल आप जा नहीं रहे गांव में। आप जरा गांव में जाके पता तो करो मैं भी अभी भी कितने महीने का बाजरा दिया, गेहूं ने दिया। कांग्रेस पार्टी के विरोध के बाद आपने बाजरा देना बंद करा है। 23 जून से वैक्सीनेशन का पर्व है। मैं अभी घूम के आ रहा हूँ वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ खुल रहे हैं। अरे भाई आप बहुत मेहनती नेता है, मैं आपकी तारीफ करता हूँ आपकी मेहनत की, पर दूसरों को कमजोर आंकने की गलती हमेशा आप करते रहे, ऐसा मत करिए। बिल्कुल दूसरे को कमजोर वो नहीं करूंगा बिल्कुल। आरिफ भाई नहीं आंक रहा, तिवारी जी आपको कमजोर नहीं आंक रहा, मैं तो आपके बारे में अच्छे से जानता हूँ। मैं आपके सम्मान में कह रहा हूँ कि अच्छा आपका वीडियो चल जाए तो आज आपको इन लोगों को कुछ समझ में आ जाए तो आपको कुछ ध्यान दे लें। देवेंद्र जी, मैं भाईजान को 2 लाइन कहना चाहता हूँ, आप अनुमति दे दें अगर भाईजान भी सुन ले। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शब्दों के व्यंग बाण तो यदा कदा चुभते ही रहते हैं, पर यदि कोई मौन हो जाए तो संभल जाना चाहिए। इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, ये शिवराज जी तक पहुंच जाएगा। मैं समझ गया आपकी बात, आपने अच्छी बात कही। आपका मौन रहने को आपके नेताजी को समझ लेना चाहिए। उसके विरुद्ध वातावरण जो सिगुफे छोड़ करके बनाए उसको खत्म करिए, निकलिए घर घर। समय की थोड़ी पाबंदी है, वैक्सीनेशन का वो करिए, जन जागरण। अच्छा, समय की थोड़ी 21 जून से वैक्सीनेशन। तिवारी जी, समय की थोड़ी पाबंदी है। सोशल मीडिया पर क्यों टूट रही भाजपा की छवि, इस पर हमारा आज का मुद्दा था, सवाल तो पूछेंगे मैं, और साथ में सार्थक चर्चा से कुछ मुद्दों से भी भटक गए। लेकिन ये सही है कि किसी की छवि को गढ़ना हो या किसी की छवि को तोड़ना हो तो उसके लिए सोशल मीडिया से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये वक्त कोरोना का है और कोरोना की इस दूसरी लहर में छवियों को ध्वस्त होता देखा जा रहा है। जाहिर है कि जिस सोशल मीडिया ने बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि गढ़ी, अब वहीं पर उस छवि को ध्वस्त किया जा रहा है। जिस सोशल मीडिया ने एक अच्छी छवि गढ़ी हो, अगर उसी सोशल मीडिया पर यह छवि टूटेगी तो कुछ तो करना ही होगा। सरकार और उसके नुमाइंदे यही कर रहे हैं। कोशिश छवि बचाने की है, कोशिश बनी हुई छवि को बनाए रखने की है। इसके लिए वो हर मुमकिन हथियार का इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार छवि टूट जाती है और एक बार नकारात्मकता धारणा बन जाती है तो भारतीय राजनीति में उस नेता का हश्र राहुल गांधी जैसा भी हो जाता है। फिलहाल इस विशेष चर्चा में मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।